will be joined by Srimati Smriti Irani very shortly. But to kick off that segment of our agenda, I'd like to invite on stage CREDAI Chairman Mr. Manoj Gaur to share his thoughts with us on the CREDAI New India Summit 2025. Manoj sir, please join us. Srimati Smriti Irani joins us. Thank you so much for being present with us here this evening. We truly appreciate your presence, and very shortly, I will be welcoming you on stage to share your thoughts with us. Thank you so much for joining us here this evening, ma'am. Gaur sir, welcome. Thank you very much. सबसे पहले हमारी आज की चीफ गेस्ट श्रीमती स्मृति ईरानी जी जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आई, बॉम्बे से सीधा इधर आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ क्रेडाई के बिहाफ पे। हमारे प्रेसिडेंट बोमन भाई, शेखर भाई प्रेसिडेंट इलेक्ट, मिस्टर राम सेक्रेटरी एंड ऑल द सीनियर members of the CREDAI and full team of the नासिक जो इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, इतने ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के ऊपर ये समिट जो है आज ऑर्गेनाइज करी है, रियली अमेजिंग। दिस इज़ द 6th एडिशन और हमें याद है कि जब यहाँ ये जो थीम स्टार्ट हुआ था क्रेडाई का जो है न्यू इंडिया समिट, वहाँ से चल के हम कहाँ पहुँचे हैं। शुरू में तो केवल इस बात के लिए समिट शुरू की गई टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर, जो मेट्रोज़ के अंदर फाइनेंस बैंक्स जो बैठे हैं लोग, वो किस तरह से टायर 2 टायर 3 सिटीज़ को फिनेंस करेंगे, मेन फोकस वो रहता था। लेकिन आज ये देख के खुशी हो रही है कि लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर द एंटायर सिनेरियो जो चेंज हुआ है इस समिट का, वो इसको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके आया है। और द थीम जो इस समिट का है, द विकसित भारत। विकसित भारत जो एक सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो टास्क हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, तो डेफिनेटली वो बड़ा जेल करता है इसके साथ जो है। और एक ट्रू पोटेंशियल जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर मौजूद है, वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो एक कनेक्टिविटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार हर साल जो बजट बढ़ा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्रिएट किया है, चाहे वो रोड्स हों, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उससे ना केवल नासिक जैसे ऐसे दूसरे शहर भी जो इमर्ज हो रहे हैं, जो पोटेंशियल एक निकल रहा है, उससे पूरे भारत की जो एक ग्रोथ इंजन की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। और बिलीव मी कि सारा पोटेंशियल जो विकसित भारत का है, उसका एक रास्ता क्रेडाई और रियल एस्टेट के थ्रू ही है। क्रेडाई उसमें एक मेन रोल है और रियल एस्टेट इज़ द बैकबोन टू डेवलप द विकसित भारत। आज की डेट में जो एक काम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ फोकस मेट्रोज़ के अंदर ही हो रहा है। मेट्रो से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरह से और जितनी भी डेवलप नेशंस हैं, उन्होंने अपने आप को इसी तरह से डेवलप किया है कि उन्होंने जितने भी अपने दूसरे शहर थे, उनका जो मेन पोटेंशियल है, जैसे अभी लास्ट प्रेजेंटेशन में आपने देखा, हर एक सिटीज़ के पास अपना एक यूनिक यूएसपी है। तो कैसे उस यूनिक यूएसपी को आज के मॉडर्न एस्पिरेशन जो यहाँ के लोगों की है उसके साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो क्रेडाई इज़ डूइंग द ग्रेट रोल टू कंबाइन ऑल दिस थिंग्स, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, जितनी भी हम सबमिट करते हैं, चाहे अभी लास्ट सबमिट हमने सिडनी के अंदर की, कैसे इंटरनेशनल फ्लेवर इंडिया के अंदर लाएं और इंडिया के बाद जो अपने दूसरे शहरों के अंदर भी। तो चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉलेज से रिलेटेड हो, क्रेडाई का जो प्रोग्राम IIM के साथ किया, अभी IIM बेंगलोर के साथ सक्सेसफुली 10 साल हमने कंप्लीट किए, और अब IIM अहमदाबाद से भी हमारा टाई अप हुआ है। तो यहाँ बैठे हुए जितने भी डेवलपर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, और उनके लिए रिक्वेस्ट क्या, एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। अगर वो ज्वाइन करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, या उनकी नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन करती है, दैट इज़ डेफिनेटली ये आपका माइंड सेट एकदम चेंज होगा। मैं खुद उसका गवाह हूँ। मैंने खुद जो है 2017-18 में IIM बेंगलोर में अपना क्रेडाई का प्रोग्राम अटेंड किया, और बिलीव मी, लॉट ऑफ चेंज इन माई सेल्फ, इन माई बिजनेस, माई थिंकिंग, वो
वो चेंज हुई है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की नॉलेज और क्रेडाई इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है, सबसे बड़ी बात क्रेडाई के अंदर एक भाईचारे की है कि आप किसी भी सिटीज़ में जा सकते हैं, कहीं कहीं किसी भी बड़े डेवलपर्स के पास जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसको अपने सिटीज़ के अंदर कैसे मर्ज कर सकते हैं। ये क्रेडाई का एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एक भाईचारे की, एक साथ में शेयरिंग करने की। तो ये चीज़ का जो फ़ायदा है वो हर सिटीज़ को जो है उठाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं जो थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज का जो ब्यूटीफुल प्रोग्राम ये अगले 2 दिन के अंदर और चलने वाला है, तो मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं और थैंक यू वेरी मच टू ऑर्गेनाइज सच ए ब्यूटीफुल समिट। थैंक यू वेरी मच। Manoj ji, thank you so much for sharing your thoughts. मेरे साथ बने रहिए because we would like to move into the next segment. Ladies and gentlemen, no discussion on urban transformation is complete without policy intervention. And we have with us today a leader whose vision has impacted millions across the country, a very dynamic policy maker, a young global leader at the World Economic Forum, a former cabinet minister. She's led transformative initiatives in so many areas: education, textiles, women and child development. इनका एक बहुत ही keen focus है on government, digitization, economic empowerment, and she has been at the forefront of policy making that has directly impacted our entire community, Manoj ji. And therefore, we are very, very glad that she's able to join us here. Let's welcome her with a thunderous round of applause, Srimati Smriti Irani. Ma'am, requesting you to please join me on stage. And in conversation with Smriti ji is Mr. Shekhar Patel and Manoj ji, of course. फ्रेंड्स, स्मृति जी का इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, आप सब जानते हैं। उन्होंने पिछले 15 साल से भारत के विकास में और अलग अलग जो उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में जो काम किया है और उनका जो डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क एंड वो हम सबको पता है एंड वी ऑल नो। और अभी मैं उनसे जो बात कर रहा था तो एक लीडर जो होता है वो लीडर को पहले तो स्टेज मिलता है तो 15-20 मिनट भाषण करने का मज़ा आता है, पर मैडम का नेचर कुछ अलग है। तो मैडम ने बोला डायरेक्टली क्राउड से इंटरेक्ट करेंगे एंड आई वांट टू स्टार्ट टॉकिंग टू क्राउड ओनली। सो एवरीथिंग मैडम, इट्स यू एंड क्राउड। That's like throwing somebody to the lions. So I'm happy to answer any questions. शेखर भाई की उदारता है कि उन्होंने कहा है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, नेशन बिल्डिंग में है, बिल्डिंग में नहीं है। और इसीलिए आज हमारे इकोनॉमी के जीडीपी के एक प्रमुख हिस्से को मैं संबोधित करने का जो अवसर पा रही हूँ क्रेडाई के सौजन्य से, उसके लिए मैं क्रेडाई की लीडरशिप को सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं पहले भी क्रेडाई के मंच पर नेशनली आ चुकी हूँ, लेकिन इतना व्यापक कार्यक्रम पहली बार मैं नासिक में देख रही हूँ। इसलिए कार्यक्रम के आयोजन के लिए नासिक की टीम को, महाराष्ट्र की टीम को विशेष बधाई। नहीं मैम, मैं क्रेडाई की तरफ से एक बात तो जो है आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि एंटायर गवर्नमेंट लास्ट 10 साल के अंदर जो एक चेंज आया है, अप्रोच में आया है कि गवर्नमेंट इज़ रेडी टू लिसन। अब जब भी हम कोई किसी पॉलिसी की बात करते हैं तो एज अ पॉलिसी लेवल गवर्नमेंट इज़ रेडी टू लिसन, और इससे काफ़ी चेंजेस जो है आए हैं। हम अपने, मैं जैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ इतने चेंजेस जो है आए हैं और जो कि दूसरे स्टेट के लिए भी एग्जाम्पल बन रहे हैं। अब दूसरे स्टेट्स के अंदर हम जाते हैं तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। मैं मैम से ये जानना चाहूँगा कि और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और फेवरेबल हों, जिससे कि एंटायर जो ये विकसित भारत का जो ये गोल अचीव करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विजन किया है,
उसमें हम और क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कैसे जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली हो सकती हैं। मुझे लगता है गौर साहब, हमारी सबसे बड़ी एक चुनौती ये रहती है लोकतंत्र में कि हम ये अज्यूम करते हैं कि लोकतंत्र का मतलब या भारत का मतलब सिर्फ सरकार। भारत का मतलब मात्र वो नहीं जो कानून बनाते हैं, मात्र वो नहीं जो कानून या फिर ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में राष्ट्र को सेवा देते हैं। एक लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई उसके नागरिक होते हैं। आप नागरिक के नाते और इंडस्ट्री लीडर के नाते अगर आज विकसित भारत के स्वप्नों को साकार करने में हम क्या क्या पहले और कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहें तो आपका ध्यान मैं दोबारा आकृष्ट करती हूँ कि आप सोचिए कि अगर आज हमारे देश में 50 करोड़ नागरिकों के पास बैंक का खाता नहीं होता तो क्या वो कंजम्पशन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल अंश बन सकते थे? हमारी ये अपेक्षा है, हमारा ये संकल्प है और कहीं ना कहीं राष्ट्र में एक चुनौती भी है कि 500 मिलियन जो जुड़े हैं बैंक के खाते से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनकी आप कैसे आर्थिक ताकत बढ़ाएं ताकि कंजम्पशन इकोनॉमी में फिर वो आगे बढ़ के उनके एक बहुत ही मूलभूत सपने को साकार कर सकें जो है ओनरशिप ऑफ अ हाउस। तो जब आप एक देश में 50 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ते हैं और मान लीजिए कि उसमें से केवल 10 करोड़ या 5 करोड़ लोगों के पास आर्थिक ताकत को आप विकसित करना चाहते हैं ताकि वो एक घर खरीद सकें, उस अगर आप जर्नी पे जाएंगे तो मुझे लगता है सहूलियत ज़्यादा होती है। उस कंजम्पशन इकोनॉमी का उनको हिस्सा बनाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग या लो इनकम हाउसिंग नहीं बोलूँगी, अफोर्डेबल लो और मिडिल क्लास अगर हाउसिंग की अगर हम कल्पना करें तो हम कंजम्पशन को ऐसे और कितना फ्यूल कर सकते हैं और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में किस प्रकार के कंजम्पशन को हम स्टडी करके जो हम मकान बना रहे हैं उनको इनपुट की दृष्टि से और अफोर्डेबल बिल्डर्स के लिए कैसे कर सकते हैं और साथ ही जो कंज्यूमर है उसको कैसे फाइनेंशियल उसके पाथवे में और सुदृढ़ कर सकते हैं, बेटर इन्फॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है वही भविष्य का रास्ता है। फॉर इंस्टेंस प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 4 करोड़ घर बनवाए। उन 4 करोड़ घरों में आज 50% महिला के नाम पर वो घर हैं और बाकी के जो 50% घर हैं वो महिला और पुरुष के जॉइंट नाम पर घर हैं। अब कहीं ना कहीं आगे चलते हुए जो एक कहते हैं हम APL कैटेगरी, वो एक्चुअली पूरी तरह से आइडेंटिफाइड नहीं है। वो मिडिल इनकम ग्रुप लगभग 40 करोड़ लोगों का होगा। तो अगर 40 करोड़ का स्प्रेड है हमारे देश में तो वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो वो रर्बन की बात करते थे, शेखर भाई को शायद याद होगा। रर्बन मतलब जो पूरी तरह से अब रूरल रहा नहीं है, अर्बन सिटीज़ के पास है। नासिक वालों को पता होगा, शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ से करीबन 1-1.5 घंटा दूर दाहणू शहर है। अब बमन को पता होगा क्योंकि मैं और बमन उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आज से 15 साल पहले अगर कोई कहता कि दाहणों में घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, तो बिल्डिंग बमन भी नहीं बना रहे थे। अब वडवन का पोर्ट आने वाला है तो अब बमन की उसी ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं जो 10-15 साल पहले कोई हाथ नहीं लगाता था। तो अगर आप इमर्जिंग सिटीज़ का पैटर्न देखें हमारे देश में, साल 2000 आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो 2047 2050 तक भारत में लगभग 100 शहर होंगे जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा की आबादी होगी। तो ऐसे इमर्जिंग वो सेगमेंट्स कहाँ होने वाले हैं जो वर्तमान में अर्बन हैं लेकिन बहुत जल्दी अर्बनाइजेशन की श्रृंखला में आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो आप सब बैठ के आइडेंटिफाई कर सकें, जहाँ आप मूव करते हैं वहाँ कंजम्पशन मूव करता है, ये मेरा विश्वास है। क्राउड में से किसी को माइक है? क्राउड में गीतंबर, एनी क्वेश्चन टू मैडम? स्टार्ट विथ यू। If you can arrange for a microphone in the audience. Sound?
Thank you, ma'am. Welcome. Ma'am, you worked so closely with the government and, of course, with the Prime Minister also. What is the view that the government has about real estate as a whole? What is it that the government thinks about us? And what do you think we can do better to make them understand how well we can contribute to the growth of the country? I think, Mr. Kirambar, and I don't speak for the UD minister or the finance minister, I'm mindful of the fact that they constitutionally are available to answer this question better. But I do not think that there is anybody in governance or bureaucracy that can deny the CRIDAI community's contribution to India's GDP. One would be foolhardy to do so, politically, socially, economically. But I would beseech the CRIDAI community to consider one thing. Can you reflect on the fact as to what the term real estate now means? We have to be accepting of the fact that with that nomenclature, real estate, there has been a lot of bad press. There has been a projection in the media as though you are not a community of nation builders, you are a community of profit chasers. I think even real estate from the perspective of, is it only about building tall towers or let's say gated communities for people, either in big cities or emerging cities. It is also about building, let's say, capacities for the future data centers. It is also building capacities for GCCs to come into our country, more and more. Currently, there are 1,600 GCCs in our country. Close to, I think, 1.6 to 2 million people are working in those GCCs. Most of the GCCs that I know of, let's say, even if it's a Morgan Stanley, they have only in the banking and financial services sector a contribution only from the Indian desk of close to $2.5 billion. Now, what GCCs normally do, and whatever I'm privy to in a personal capacity, they have actually charted where Udan scheme of the government is applicable. And then they, in fact, take a decision of where GCC in India will be located. Now, as we become more and more in our engagements digital as a democracy, there will be a need for more data centers in this country, which means those data centers have to be complemented by power grids as well, which means you will have to build those power mechanisms. And as these GCCs, let's say, also spread, you will not only build, let's say, data centers, you will build housing around it, you will build technology centers around it, healthcare infrastructure around it, education around it, and entertainment around it. So I believe that there needs to be a new projection of the word real estate. And I think that CRIDAI is the only institution that can very, very respectfully do it. What I remember from numbers, and I'd shared some with Shekhar Bhai, by the next 4 to 5 years, at least 18 million square feet of area is needed only for data centers in India. So why should somebody presume that real estate is only about a gated community or a tall, fancy building? Can we reorient how you're looked upon as an industry? गोवा, राजेश. मैं देख रही हूँ शेखर भाई सबका नाम ले लेके फंसा रहे हैं. सर जी, सर, मैम, थैंक यू. मैं सोलापुर से बिलोंग करता हूँ. कहाँ से? सोलापुर सिटी. सोलापुर में अभी तक 42,000 माड़ा जो गवर्नमेंट है इधर महाराष्ट्र का, उधर से होम हुए ले. इधर एक जगह 30,000 हुए ले, एक जगह 6,000 के हुए ले. पर लेकिन उसका जो लोकेशन है आउटस्कर्ट है, उधर लोग रहने के लिए आ रहे नहीं है. लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ है, प्रोजेक्ट सक्सेस है, सब है, लोग आने के लिए तैयार नहीं है. और सेकंड जो 6,000 की जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े हैं उधर ऑलरेडी पोजेशन है, पर लेकिन उधर जो बिल्डिंग है 12,000 की है, 12 फ्लोर की है, 12 मजली. उधर 12 मजली का मेंटेनेंस ये लोग कर सकते क्या नहीं, वो डाउटफुल है. क्योंकि 12 मजली मेंटेनेंस करना है तो उसका लिफ्ट का है, बाकी का इंफ्रा है,
जो नीचे की गवर्नमेंट है अभी जो वो चलाएगी मेंटेनेंस, वो होगा क्या नहीं, जरा थोडा अपना 4 CR का तो अभी ऑलरेडी सब होम हो गए. तुम्हाला मराठीत बोलायचं आहे का? हो, मला मराठीत बोलायचं. हा, हां, बोला. सॉरी. मला असं सांगायचं आहे, आपलं प्रश्न काय आहे 4 तुमचं? हां, प्रश्न काय आहे माझा तुमचा? प्रश्न ते सांगतोय, जे आता आपण घरं बनवलेत ना, ते मेंटेनन्स होण्यासाठी, त्यासाठी आपल्या खालच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट जे असतं कलेक्टरच्या अंडर जे आहे ते मेंटेनन्स होत नाही. तसं म्हणजे खाली त्या लोक तिथं येऊ शकत नाहीत, आले तरी पण ते मेंटेनन्स होईल का नाही हे डाऊटफुल आहे. त्यासाठी पब्लिक सरकार एवढं खर्च इन्फ्रास्ट्रक्चरची करतोय. गोष्ट आहे का? नाही, गव्हर्नमेंट म्हाडा जे आहे ना आता हा, आपलं तीच महाराष्ट्र मी शासनाचं. सांगते, पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची गोष्ट आहे ना. हां, येस. So I think that if we just respond to the gentleman, आपका बेसिकली कहना है कि जहाँ पर सरकारी तंत्र है और जो मध्य शहर के नहीं है बल्कि शहर के बाहर है, Yes. वहाँ ऐसे महकमे को तैयार रखना चाहिए कि जो इनपुट एक कंज्यूमर ने दिया है उसका मेंटेनेंस ढंग से हो Yes. सके. करेक्ट? Yes. मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ. आज से 18 साल पहले अगर हम किसी को कहते थे कि चिंचवड़ में घर लो, पिंपरी चिंचवड़ से कोई है क्या यहाँ पे, पुणे से? अगर कोई कहे कि 18 साल पहले आपके पास अगर थोड़ा सा घर खरीदने का पैसा है तो पिंपरी चिंचवड़ में लो, तो लोग कहते थे कोरेगांव पार्क के पास लो. तो अभी यही हालत आप जो कह रहे हैं सोलापुर में है कि मध्य शहर के नहीं है, शहर के बाहर है, तो लोकल पब्लिक यूटिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए जिनके पास दायित्व है वो उस दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से करें. तो मैं अगर गीतांबर जी के प्रश्नों को आपके प्रश्न से जोड़ूं, तो अगर हम कहते हैं कि इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी, उस डेवलपमेंट में लोकल जो गवर्नेंस बॉडीज़ हैं, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्न करती हैं, टैक्सेस कलेक्ट करके उस टैक्स का इस्तेमाल कैसे हो, मेंटेनेंस कैसे हो, तो मुझे लगता है संघ उनके जैसे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उनकी ट्रेनिंग में भी इजाफा और थोड़ा सा बदलाव आना पड़ेगा. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोकल बॉडीज़ में, स्पेशली अर्बन बॉडीज़ में, इस प्रकार के मैनेजमेंट के लिए सरकारें वहाँ पर लोकली बॉन्ड्स निकालती थी, जिससे लोकल इकोनॉमी इनफैक्ट इम्प्लोड हुई. तो वर्तमान में एक तरफ जब इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है आउट ऑफ मेन सिटीज़, मुझे लगता है अगली बार शेखर भाई या मनोज जी सरकारी तंत्र से मिलें तो मात्र और मात्र बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए ना मिलें, इसके लिए भी मिलें कि साइमल्टेनियसली लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ में किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए ताकि जितना भी उनके पास वर्तमान में रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए. फॉर इंस्टेंस, बमन साहब ने आज मुझे बताया कि क्रेडाई की ओर से आप इनोवेशन को तवज्जो देते हैं. तो मान लीजिए आपने वाटर सिस्टम्स में कोई इनोवेशंस किया है, क्या आप अपना इनोवेशन लोकल बॉडी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करें अपने यहाँ पर वाटर सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए? दूसरा, एक्सटीरियर पेंट में कई इनोवेशंस होंगे, क्या आप उस इनोवेशन को सरकारी लोकल तंत्र के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी जो अपेक्षा है कि वहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्पेशली माडा के आप जो घर कह रहे हैं उसको मेंटेन में मदद करने में कोई अगर आपकी ओर से कंट्रीब्यूशन हुआ, तो जो इनोवेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है अगर क्रेडाई की ओर से ये लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ में हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी उस समस्या का समाधान हम ढूंढ पाएंगे. Ma'am, can I ask you one question? Good evening, ma'am, and very happy to see you in Nasik. And yeah, I'm standing here. I can see you. Yeah, ma'am. The government policy and everything For is, everybody here, I am not government, but go ahead. yeah. You are representing and the way you are explaining every time. I'm it is not mind-blowing. representing government, I'm just Smriti Irani. Yes. Yeah, please do. Actually, what happened whenever the city growth consider, it is developed as a tier 1, tier 2, and it is going up down, like a tier 2 to tier 1 or tier 3 to tier 2. What government can do, because every city is having their own property, they are having their own property, like Nasik Kumbh Mela is coming, or the recently Prayagraj mein Kumbh Mela hua hai. So can't any policy can be planned according to the property of city? Does a city keep changing? Do Yeah. properties keep changing? So that means that while you say policy, that terminology in itself means it has to have some time that it exists without fluctuating.
Because when you talk about government creating policy, please recognize that that policy also hits revenue. That policy also raises expectations about revenue not only domestically, but also internationally in global economies as to how India is viewed. So my suggestion, and again, I'm saying this very categorically, I'm not government, I'm not representing government, though I'm from the BJP. I think that just like that gentleman, and I spoke about the request so that CREDAI shares its innovation with local governance bodies like a mayor for that matter, or let's say a PWD department, or just the Nagar Parishad. Similarly, when was the last time that as an institution, you could get engaged with town planners? You could get engaged with School of Planning and Architecture, so that those who are coming out of these schools academically recognize the problems of the industry, and then when they either go into government service, or for that matter, when they go into the private sector, not essentially working with you, at least they are cognizant of your challenges. I think currently everybody is working in a silo. And that is why there's an expectation that every time a challenge rises, you need to inform and they need to perform. If you all flow from the same standard of knowledge, maybe many of the challenges that you're confronted with can find local solutions in a very speedy fashion. Thank you so much. यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वेशन मैडम आपको बताना चाहूँगा. हमारा क्रेडाई कोची चैप्टर है केरला का, तो कोची चैप्टर ने एक इनोवेशन किया था. जो घर में कचरा जनरेट होता है उसको रिसाइकल कैसे कर सकते हैं और उसको रिसाइकल करके फिर उसको प्लांटेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो क्रेडाई कोची ने ये मूवमेंट चालू किया और गवर्नमेंट के साथ फिर ये टेक्नोलॉजी शेयर की. और कोची आज वो क्रेडाई कोची का ग्रीन मूवमेंट है, क्लीन मूवमेंट है, वो क्रेडाई कोची और कोची की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो साथ में मिलकर कर रहे हैं. तो जो मैडम ने बोला है एक बार क्रेडाई ने कर चुका है, ऐसा हर एक सिटी को करना चाहिए. अभी किसी का एक भाषण था उसमें नासिक का एग्जांपल दिया. नासिक नहीं, कौन सा था क्लीन सिटी, इंदौर. तो इंदौर में भी पब्लिक ने ये मूवमेंट चालू किया और अभी गवर्नमेंट ने उसको कैचअप किया. मुझे ऐसा लगता है शेखर भाई, देखिए, इफ यू लुक, आप गौड़ साहब बात कर रहे थे विकसित भारत की. व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर दैट वी नो ऑफ टुडे? One of the greatest challenges will be water. So when it comes to usage of water, when it comes to conservation of water, can we also, like I was requesting on local governance bodies, teach, let's say, or exchange information on retrofitting of pipes? Because a lot of revenue which is generated also goes into how pipes are utilized within a city system, what kind of water goes in, because everybody is trying to buy a better standard of living. And the very basic of it is things like bijli, sadak, pani. So can we also exchange innovation or technology on building of better roads, which will cost the treasury less? Building, let's say, of water systems where retrofitting can also come into rescue instead of changing pipelines after pipelines. So I think there's a lot in technology and innovation in new building systems which CREDAI, community and government can exchange. थैंक यू. गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अभिलेश है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ. मैडम, जैसे हमारा जो आज का समिट है वो न्यू इंडिया समिट है विकसित भारत, जो टियर 2 टियर 3 सिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है. क्या हम टियर 2 टियर 3 सिटी के लिए कुछ इंसेंटिव प्लान कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ के जो बिल्डर्स हैं वो बहुत बड़े बिल्डर्स नहीं हैं जैसा हम समझते हैं, और हमको अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को मकान देना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट और भी है. जिस प्रकार से हम विकसित भारत को 2047 तक सोच रहे हैं, तो कुछ और इंसेंटिव प्लान्स हो जिससे कि लोगों के लिए और अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए, टैक्स में या इंटरेस्ट रेट में कुछ एक्स्ट्रा हमें मेट्रो से देना चाहिए, जिससे कि सैटेलाइट टाउन्स या और डेवलप हो. क्योंकि जो मेट्रोज है उसमें ऑलरेडी पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि वहाँ पे जो बेसिक रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पुअर होता जा रहा है. लेकिन जो दूसरे टाउन है टियर 2 टियर 3 सिटी के लिए और कुछ इंसेंटिव चीज़ें आनी चाहिए जिससे लोग मूवमेंट ना करें मेट्रोज के लिए. लेकिन नया रायपुर और पुराने रायपुर के बीच में
आज से अगेन मैं आई एम टेकिंग यू बैक 15 years ago, Yes, जब नया रायपुर का कॉन्सेप्ट आया था तब सबने कहा था कोई वहाँ जाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसकी वजह से लोगों का मूवमेंट, एटलीस्ट एक मन बदला कि आप मूवमेंट के लिए, यातायात के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. As an industry, when there's an expectation, can we reduce your tax burden more and more? Please recognize that the further you go away from a city to build a township, the more the government will have to put into not only infrastructure but more so into public transportation systems. तो आज अगर हम कोई सहूलियत मांगते हैं तो मैं फिर से कह रही हूँ, मैं सरकार की प्रतिनिधि नहीं हो सकती, मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ. तो can we come together and look at public transportation systems which make your townships outside the periphery of a booming city a very attractive prospect? अगर हम उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करें तो मुझे लगता है ना सिर्फ सहूलियत होगी, बहुत समर्थन भी आपको मिलेगा. जी मैम, थैंक यू. मैडम, जैसे PMAY की स्कीम थी जो बंद हो गई थी, क्या वो मैं फिर वापस कह रही हूँ साहब, मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ. नहीं, PMY स्कीम मैं बता दूं दोबारा से, PMY 2.0 जो है इस बजट पे ऑलरेडी जो है वो रोल आउट गौड़ हो गई साहब है. कमिट कर सकते हैं, मैं कमिट नहीं कर सकती. नहीं, ऑलरेडी रोल आउट हो गई है. बहुत क्योंकि सारे गौड़ साहब बीजेपी में नहीं है, मैं हूँ. तो ऑलरेडी वो काफ़ी स्टेट ने नए MOU साइन कर लिए हैं. यूपी ने ऑलरेडी कर लिया है, दिल्ली ने कर लिया है. मेरे ख्याल अपने स्टेट गवर्नमेंट से आप कहिए, अगर आपके स्टेट में नहीं है तो PMY 2.0 ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रोल आउट हो गई है. आप ओपी चौधरी से समय लीजिए, मिलिए और उनको ये वाला सुझाव बताइए. और अगर आप चाहें तो ओपी को मैं बोल दूंगी कि आपका फोन आएगा. इससे पहले जैसे बात हो रही थी सस्टेनेबल सिटीज़ की, जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, क्रेडाई का एक स्पेशल MOU भी ग्रीन बिल्डिंग के साथ आश्रित होने वाला या भी हुआ है, जो है ऑलमोस्ट 80-90% बिल्डिंग जो है वो ग्रीन बिल्डिंग बन रही है. इट मीन्स द ग्रोथ जो है वो एनवायरनमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के साथ जो है बन रही है. नाउ वी आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी. अभी आप इधर से आए होंगे, देखा होगा माइवान शटरिंग है जिसके अंदर ब्रिक वर्क और कोई प्लास्टर का यूज़ नहीं होता, एवरीथिंग इज़ लिक्विड कंक्रीट. इसी तरह से स्टील बिल्डिंग्स हैं. इसी तरह से लो राइज के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें हीट कम प्रोड्यूस होती है. मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की तरफ हम काफ़ी जा रहे हैं. टाइम को कैसे सेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. और इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम भी है हमारा, जितना भी नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम है, चाहे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की टीम्स जो हैं मेट्रो के अंदर विजिट करती हैं, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इवन एवरी ईयर वी गो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, कि उन लोगों ने अपने आप को कैसे चेंज किया और कैसे सस्टेनेबल भी बनाया, एनवायरनमेंट को और जो कंस्ट्रक्शन को कैसे उन्होंने साथ साथ मिलाया. तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं. काफ़ी चीज़ें 2016 के बाद, जहाँ कंप्लाइंस लेवल की बात है, जहाँ परसेप्शन लेवल की बात है, 2016-17 के बाद जब रेरा आया तो रेरा को सबसे पहले क्रेडाई ने वेलकम किया, अडॉप्ट किया. आज हमारे सारे डेवलपर जो है रेरा के साथ कंसिलेशन फोरम में या रेरा के साथ काम कर रहे हैं. इससे काफ़ी बड़ा परसेप्शन जो एक रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ का था वो चेंज हुआ है इंडिया के अंदर. चाहे वो अब कोई भी शहर हो, ऑल प्रोजेक्ट्स आर रेरा कंप्लाइंस, रेरा रजिस्टर्ड, रेरा को फॉलो कर रहे हैं. कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है. और एक पोटेंशियल की जो बात हो रही थी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी हार्डली 25 to 30% अर्बनाइजेशन हुआ है इंडिया के अंदर, और ये अगले 8 से 10 साल के अंदर ये नंबर 55 to 60% होने वाला है. इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इतना ग्रेट पोटेंशियल है. और इसमें जितना हम जो इसके साथ चल सकते हैं, स्पेस के साथ जो है, ये बहुत तेज़ी से एक चेंज होने वाला है. उस चेंज के लिए हमें तैयार रहना होगा. और ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की जो कॉन्सेप्ट है, इससे भी दूर आना होगा. आज ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिस टेक्नोलॉजी से, जिस डिज़ाइन से बिल्डिंग मेट्रोस के अंदर बन रही है वो आपके यहाँ नहीं बन सकती. या जो आर्किटेक्ट्स, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेशनल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग, चाहे जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, किस तरह से गार्बेज को जो है ट्रीट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप वाइडली अवेलेबल हैं. तो जो एस्पिरेशन है टायर 2 टायर 3 के लोगों की, वो सेम है जो मेट्रो के अंदर है. अगर आप वो चीज़ यहाँ बना के दे सकते हैं, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट यहाँ कम आती है. उसकी कॉस्ट, क्योंकि लैंड कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है, टैक्सेशन कम है, तो एक वो बेटर चीज़ इन सिटीज़ के अंदर बन सकती है, जो एक मेगा अट्रैक्शन बन सकते हैं.
लोग डेफिनेटली मेट्रो से दूर जाना चाहते हैं, एक सर्टेन लेवल तक मेट्रो में रहना चाहते हैं। जब वो एक 55-60 ईयर्स के हो जाते हैं तो आज बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर शिफ्ट करें, तो उस पोटेंशियल को जो है यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की समिट में हम जो है एक तरह से जो नॉलेज शेयरिंग है बिटवीन द मेट्रो एंड टायर 2 टायर 3 सिटी, वो एक बहुत ही बढ़िया बॉन्ड काम कर सकती है, उसे हमें यूज़ करना चाहिए एज ए क्रेडाई प्लेटफॉर्म। वेरी गुड इवनिंग स्मृति जी, माई सेल्फ विजय जोशी फ्रॉम नागपुर। विकसित भारत पे बात हो रही है, हम सभी एलिमेंट से बात कर रहे हैं, पर जो सबसे बड़ा ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। व्हेन वी से अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो इट मीन्स दैट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल स्टेट गवर्नमेंट, every political person has a will to encourage business industry in a proper way, and whatever hurdles are there in functioning and implementing in the policies of the government to ease it out. But when it comes to a ground level, why is it so that it doesn't get implemented so well? What should be done to take out the hurdles? What do you think on this? Thank you. I think your very understanding of the word ease of doing business has to transact into somebody's political will or somebody's political liking is a wrong way of looking at it. Ease of doing business means transactionally you're a part of a legislative and legal framework where transparently you do paperwork on the basis of the kind of paperwork you do with alacrity, or given if your paperwork leaves any space for questions, you go through a process. The minute you presume that ease of doing business means it has to reflect in everybody's political will, that is where you misunderstand the adage. Ease of doing business is a legal construct in which you have to conform to certain guidelines. You may look at it as red tape, but ultimately every government on the planet has a legal framework within which you have to work. So I think it depends on what kind of paperwork, what kind of detailing, and how do you pursue a project from end to end that you end up doing your work with. I'm saying this because I have run an economic ministry called Textiles, and I have seen how business can come together when genuinely the nation is challenged. During COVID, on the last day of February, the WHO internationally took out the standards on the basis of which PPE suits can be made for all doctors and nurses across the world. On the 1st of March, the world was shut down. India never had any machines, never had any raw material, never had one company. But the industry got together. The government did not give the industry, and I was the minister then, a rupee in subsidy. We had 0 companies in March. By May, we had 1,100 companies. By June, we were the 2nd largest exporters in the world. So since I've done it, especially during COVID when the entire government was in lockdown, I know what Indian industry can do once they make up their mind. Thank you so much, Smriti ji. I am here to just inform our audience that we have time for only one last question. Shekhar ji, Manoj ji, yes? I think मैडम शुड आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी बिल्कुल. ओवरऑल विकसित भारत, टियर 2, टियर 3 सिटी, ओवरऑल मैसेज टू डेवलपर्स फॉर द इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट. इतना ही कहूँगी कि भारत आप हैं और आप ही भारत को छत देते हैं, घर देते हैं, उनका सपना साकार करते हैं. तो जैसे गीतांबर जी ने पूछा सरकार हमारे बारे में क्या सोचती है, सरकार की सोच भारत के बारे में क्या है कि आप हैं तो हम हैं. तो इसीलिए आप हैं तो लोगों के सर पे छत है, आप हैं तो लोगों के हाथों में काम है, आप हैं तो भारत का भविष्य है. भविष्य का निर्माण करें रिस्पॉन्सिबली, भविष्य का निर्माण करें नॉट ओनली फाइनेंशियली, स्ट्रक्चरली, सोशली. और मैं क्रेडाई की लीडरशिप को अभिनंदन देती हूँ कि टायर 2, टायर 3 सिटी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन है. आप उभरते भारत को आज इस मंच से सलाम कर रहे हैं, इसलिए आपका विशेष अभिनंदन करती हूँ और इस वार्तालाप के लिए आभार व्यक्त करती हूँ. थैंक यू मैम. और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया.
Keeping in mind your presence here, it is my great pleasure to introduce our next segment of the program, which is the signing of a very important memorandum of understanding between CREDAI and Green Business Certification, Inc. This partnership promises to bring about exciting developments in the realm of sustainability and green building practices. So without any further delay, I'd like to invite on stage Mr. Gopalakrishnan P., Managing Director of GBCI APAC, Bamanji, requesting you, of course, to join us, and Ms. Pranati Shroff, co-convener CREDAI, Women's Wing. I request you to please join us on stage for the signing ceremony of the MOU. And my dear friends, please stay glued to your seat, because after this, we have a very exciting session on housing in 60 cities in India. We will be unveiling that report and talking about it. So please don't go anywhere. Dosto, you are right now witnessing the signing of a very important MOU between CREDAI and Green Business Certification, Inc. And many congratulations to all of us. Thank you to our dignitaries. Mr. Gopalakrishnan. All right, there goes the exchange. Sir, why don't you enlighten us about the MOU? And I'm going to request our dignitaries to please stay with us on stage for the next few minutes. Good evening, and thank you, CREDAI, for having us here. My name is Gopalakrishnan, and I'm the Managing Director for US Green Building Council and Green Business Incorporated. It's great to be here in this lovely town of Nashik. Just to give a few introductions, USGBC and GBCI, we own this brand called LEED. LEED is the world's largest green rating system. We work with over 40 billion square feet of assets across the world. And India today is the third largest market for LEED outside US, and that's a very creditable thing, and thanks to all the leaders here, the real estate leaders who have made that possible. I think CREDAI and USGBC, we have very similar vision and goals. It's all about how the touch points of every Indian can become green, right from the homes we live, right down to the offices we work, right down to the metro stations which we use, railway stations, airports, the schools and colleges where we send our kids, hotels, hospitality, data centers. All these assets are actually continuing to be green. And I think, as the last speaker said, the urbanization is today at a frenetic pace. In the next 10 years, we're going to see an explosion in terms of urbanization. And how sustainable that can be, that will be at the forefront of the partnership between CREDAI and USGBC. LEED actually has, celebrating its 25 years in 2025, and it is actually, upping the bar every year in terms of the new elements of sustainability. It's all about how we can increase the quotients on energy, water, waste, carbon footprint, and the entire gamut of ecology and climate resiliency. And green economy is the next buzzword. As India hurtles towards its $30 trillion economy in 2047, green economy is going to be the landmark of this particular structure. And as India moves towards its 2070 net zero goal, this partnership becomes very critical. And again, I thank the entire CREDAI team, including Pranati Shroff and Mr. Boman Irani, for taking the leadership. And we look forward to working with CREDAI very, very closely. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Gopalakrishnan. Thank you very much. I'd now like to request Bamanji and Manojji to kindly present a token of our gratitude to Smriti ma'am.
And on behalf of each and every person over here, thank you so much for taking the time out and for joining us and giving us so much food for thought and action. Thank you very much. Come. My dear Credai family, I expect nothing but a thunderous round of applause for Srimati Smriti Irani. Thank you so much. Ma'am, there's something else coming your way. Yes. We're sending you home with your hands full. And everybody stay glued to your seats. Very soon we're going to launch the report on housing in 60 cities in India. And Smriti ma'am, I'm now, with your permission, going to invite our entire Nashik team, who is very thrilled to capture this moment. So let me invite them on stage. Credai Nashik team, Gaurav Thakkar, Krunal Patil, Deepak Ji, Sujoy Gupta, Jayant Ji, Hitesh Podar, Anil Aher, Sachin Bagar, Narendra Kulkarni, Rishikesh Kote, Manoj Khivasara, Anjan Bhalodia, Atul Shinde, Shrenik Surana, Hansraj Desmukh, Nitin Patil, Sham Kumar Savle, Sagar Shah, Anand Thakre, Vijay Savanke, Nishit Atal, Sushil Bagar, Sachin Chavan, Niranjan Shah, Satish More, Karan Shah, Prakash Chaudhary, Tushar Sanklecha, Shubham Rajegaonkar, Sushant Gangurde, Rishali Mahajan and Sonali Bagad. Please join us quickly. And as our beloved Credai Nashik team is on stage, yes, round of applause for them. You can even cheer. Where is the CD gang? There was a CD gang, right? कहाँ है CD बजाने वाले? Thank you. And thank you so much, Smriti ma'am, once again. Let's give a huge round of applause to Srimati Smriti Irani. Thank you so much for joining us here at the Credai New India Summit.